हमारे इंडिया में एक आम धारणा ये है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप साइंस ले लेते हो 11th 12th में। सिमिलरली 11th 12th में मैंने साइंस साइड ली, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। बट फर्स्ट ईयर में मुझको समझ आ गया कि इंजीनियरिंग मतलब मैं नहीं कर सकता, तो मुझको दूसरे ऑप्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझको लगा कि मेरा जो पर्सनैलिटी है वो इंजीनियरिंग वाली जॉब के साथ अलाइन नहीं थी। तो उस टाइम पे मेरे एक प्रोफेसर भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि सिविल सर्विसेज में आपको आईएएस आईपीएस ये सब तमाम सर्विसेज हैं। वो जब पहली बार तो सर मुझको यूपीएससी और आईएएस में फर्क भी महसूस हुआ, क्योंकि जब पता था आईएएस कुछ होता है, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में जब भी पता लगा कि आईएएस आपको सिविल सर्विसेज के माध्यम से मिलता है। तो इंजीनियरिंग की कि नहीं की? तो करी थी इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन तो करना ही था, अगर पेपर देना है तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो इंजीनियरिंग में मैंने अपना कंटिन्यू रखा, लेकिन साथ के साथ मैंने अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर से सोचा था कि करना है, थोड़ा बुक लिस्ट के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करा था। कैसे बहुत सारे टॉपर्स की टॉक होती थी दिल्ली में उस टाइम पे, तो उस टॉपर्स टॉक में जाके सिलेक्टेड लोगों से बात करता था कि सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही। तो एक तरह से बैकग्राउंड वर्क मैंने अपना फर्स्ट ईयर के बाद से ही शुरू कर दिया था। और जब फोर्थ ईयर आया तो मैंने एक्चुअली अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी 2017 में सर। तो 2018 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तैयारी अच्छे से करी थी, सब कुछ मैंने मल्टीपल बार पढ़ा, लोगों ने कहा था कि बार बार आपको रिवाइज करना है, वो भी करा, बट मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि अकेडमिकली से वो मेरे लिए पहला फेलियर था। अभी तक अकेडमिक्स में अच्छा कर रहा, तो एक तरह से आपको समझ नहीं आता, आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि आपका डिसीजन सही भी था या गलत था। बट मैंने काफी सीनियर से बात करी, तो देन आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं कोई गलती रही होगी। तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को दोबारा देखा, हाँ क्या गलती रह गई। देन आई रियलाइज की पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ी कमी थी, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा अप्लाइड एग्जाम है। और आप एमसीक्यू की तैयारी नहीं करें तो आपने कितनी ही पढ़ा वो मायने नहीं रखता, और आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी। तो 2018 में सर जब मार्क्स भी आए तो मेरे 2 नंबर से प्रीलिम्स रुका था। तो लगने में लगता है कि 2 नंबर था, लेकिन वो मोटिवेशन भी काम करा मुझको कि एक साल की तैयारी में 2 नंबर से रहा था। अब एक साल की तैयारी और हो गई तो प्रीलिम्स तो आसानी से हो जाएगा। और फिर मैंने एमसीक्यू की भी बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। तो 2019 में जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें प्रीलिम्स के लिए काफी कॉन्फिडेंस था, प्रीलिम्स अच्छे मार्जिन से मेरा निकल गया। और फिर जब मेंस देने की बात आई तो देन आई रियलाइज कि मैंने अपनी दूसरी गलती कर दी है, क्योंकि अब पहले बार में मेरा प्रीलिम्स में फेल हो गया तो पूरा ध्यान ही प्रीलिम्स पे चला गया। तो देन आई रियलाइज कि 3 महीना मेंस के लिए बहुत कम है। लेकिन अब मेंस तो लिखना ही था सर, तो मैंने दोबारा मेंस की तैयारी करी, अच्छे से करी जितना कर सकता था 3 महीने में। मेंस या मेंस नहीं हुआ 2019 में। फिर थोड़ा बुरा लगा कि मतलब 1 साल और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब मार्क्स आए तो देखा कि कट ऑफ 1 नंबर से रुकी थी, 750 मेरे मार्क्स थे, 751 कट ऑफ थी। तो फिर 1 नंबर से अपना अगेन थोड़ा मोटिवेशन का काम करा कि 3 महीने तैयारी करने के बाद इतना करीब आ सकते हैं, तो हो सकता है कि अब दोबारा अच्छे से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और जो 2020 में कोविड भी आया था, तो हमको एग्जाम में 3 या 4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो उस 3-4 महीने में मैंने आंसर राइटिंग पे फोकस करा कि यूपीएससी की क्या डिमांड है सर, उसको अच्छे से करने के बाद 2020 में जब मैंने लिखा तो उस साल मुझको आईआरएस सर्विस अलॉट हुई थी तीसरे अटेम्प्ट में 2021 में। अब यूपीएससी आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप अपनी सर्विस को इंप्रूव करना चाहते हो, दोबारा एग्जाम देना चाहते हो, तो आप 1 साल बाद ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करा, क्योंकि कोविड का टाइम था, हमको एक ही साल में 2 अटेम्प्ट और मिल गए थे। तो फोर्थ अटेम्प्ट मैंने 21 में दिया, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन सर नहीं हुआ। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो सब कुछ आते ही है। तो मतलब ये चौथी गलती हो गई कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। जब नहीं होता देना रियलाइज कि क्रिकेट की मैच की तरह यूपीएससी भी, अगर आप सिलेक्ट पिछले इनिंग्स में आपने सेंचुरी भी मारी तो नई इनिंग 0 से स्टार्ट होती है, आप उसको कैजुअली नहीं ले सकते। तो फोर्थ अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कोविड का साल था, एग्जाम पैटर्न थोड़ा हिला हुआ था, किस्मत अच्छी थी कि एक और अटेम्प्ट उसी साल में मिल गया। तो फिफ्थ अटेम्प्ट में मैंने दिया तो मुझको साल आईपीएस की सर्विस अलॉट हुई। तो मैंने सर्विस चेंज करी थी, तो मेरे पास दोबारा ऑप्शन आ गया कि मैं 1 साल दोबारा मतलब छुट्टी ले सकता हूँ। तो फिफ्थ अटेम्प्ट में दोबारा अपना लीव वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करा, दोबारा अटेम्प्ट लिखा, इस बार AIR 14 मिली 6 अटेम्प्ट में। तो ये आखिरी अटेम्प्ट था, मतलब पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई। आईआरएस आईपीएस से आते आते फिर मैं आईएएस फाइनली मिल गया। तो ये मेरी छोटी तो नहीं 8 साल की जर्नी थी। तो ये मेरी आखिरी अटेम्प्ट नहीं होता था, एक और अटेम्प्ट देते रैंक और बेहतरीन करने के लिए। सर नहीं सर अब आईएएस सर्विस तो मिल गई थी, मिल गया था पर रैंक का भी ऑब्सेशन हो जाता है ना। नहीं सर, मतलब इतना नहीं था, खुश हूँ मैं कि 14 आ गया। आपने ऑब्सेशन नहीं चलाया? प्रोफेसर है ना अपने आईटी कानपुर वाले, उनका क्या ऑब्सेशन है? उनकी रैंक 2 आई थी आईटी में, तो उन्होंने फिर पेपर दिया और दूसरी बार रैंक 2 आई। ठीक है, उनसे मैं आता हूँ, पेरेंट्स मतलब इतनी ज्यादा कमाई नहीं, तो जितनी कमाई थी उन्होंने हमारे एजुकेशन पे ही फोकस कर ली थी। अब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरी प्राइवेट जॉब लगी थी, जिसको मैंने ना ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। घर वाले चाहते थे कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं नौकरी के साथ कर लूँ, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाती है। बट मुझको लगता था कि अगर मैं 2 नाव पे एक साथ सवार नहीं हो पाऊंगा, तो मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करूंगा। उसके बाद जब पहले प्रीलिम्स में नहीं हुआ, पहले ही प्रीलिम्स में रुक गया, तो एक सेल्फ डाउट आने लगता है कि आपका डिसीजन सही था नहीं सही था। उसके बाद 2 आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप सोचते हो कि उनको भी कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मतलब आगे कोई गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो एक सेल्फ डाउट एंजाइटी, जितना लंबा समय आप इस जर्नी में लगाते जाते हो उतनी आपकी प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी कम कम होती है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है इंडिया में इतने इंजीनियर हर साल निकलते हैं जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। तो आप 1-2 साल के बाद तो अगर अपने आप को रीस्किल नहीं कर रहे हो तो आप उस मार्केट से आउट ही हो। तो सेल्फ डाउट और एंजाइटी का फेज था। बट कहीं ना कहीं मुझको लगता है सर, अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको क्यों करना है, वाई पार्ट शुड बी क्लियर, कि वाई यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, वाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो व्हाई यू वांटेड टू बी। सर जैसे कि मैंने बोला, जब इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझको यूपीएससी के बारे में पता लगा, तो जब मैंने इस सर्विस के बारे में जाना तो पता लगा कि ग्राउंड लेवल पे आपको काम करने का मौका मिलता है, आप लोगों की समस्याओं का सीधा समाधान कर सकते हो। तो ये सारी चीजें लगा कि मुझको कुछ ऐसे होता है जो आपका ओरिएंटेशन है वो किस एनवायरमेंट में हुआ। जब जिस एनवायरमेंट में सिविल सर्विसेज के साथ मेरा ओरिएंटेशन हुआ, जो मेरे प्रोफेसर थे मैंने आपको बताया, वो काफी मेच्योर थे, 30-32, उन्होंने मुझे उसी पर्सपेक्टिव से मतलब आईएएस के बारे में बताया, तो वही चीज मुझको क्लिक करी। हो सकता है कोई और मुझको किसी और पर्सपेक्टिव से आईएएस की नौकरी आईपीएस की नौकरी दिखाता तो मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और होता। तो एक्चुअल में मेरा इनिशियल जो अट्रैक्शन था वो ग्राउंड लेवल पे काम करना, फिर डेस्क जॉब टाइप मुझको ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो रियल मेरा मोटिवेशन हुई था एग्जाम के प्रति। तो 14 जुलाई को रिजल्ट आया था 2019, मुझे डेट भी याद है। और नवंबर तक मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि समझ ही नहीं आया कि सब कुछ करने के बाद बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब आपको पता है कि आपने पढ़ाई में कमी करी है, तो आपको ये होता है कि अगले साल आप पढ़ के अच्छा कर लेंगे। लेकिन मुझको लगा था कि सब कुछ मैंने करा है, तो थोड़ा सेल्फ डाउट एंजाइटी आने लगा था। लेकिन जैसे कि मैंने सोचा, फिर सीनियर से बात करी, गाइडेंस इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटर तो बहुत इंपॉर्टेंट मेंटर आपको काफी इंपॉर्टेंट। फिर मेंटर्स ने बताया कि अच्छा पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी, रिवीजन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस आपने नहीं करी। वो 100 क्वेश्चन सिमुलेटेड एनवायरमेंट में टाइम फ्रेम में करना काफी जरूरी है। तो मुझको लगा शायद ये कमी रह गई होगी, और क्योंकि एग्जाम भी पास आना था तो उस चीज पे मैंने फोकस करा, और फिर उसका रिजल्ट भी मुझको मिला। तो आखिर मतलब वो जो गीता में बोला गया ना, आप कर्म करो, मतलब कर्म पे फोकस करो, रिजल्ट के बारे में सोचो। तो फिर यूपीएससी में अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो लगता है कि प्री मेंस
फिर आईआईटी के बच्चे, आईएम के बच्चे, आप कहाँ कॉम्पीट कर पाओगे? बट आप बेसिक प्रोसेस को फॉलो करो। जो मेरी लर्निंग उस 2 साल में रही कि एग्जाम काफी बेसिक्स, अगर आप बेसिक्स को पकड़ के चलते हो कि वही आपको लिमिटेड किताबें पढ़नी है, बार बार रिवाइज करना है, एमसीक्यू को सोल्व करना है, मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो यू शुड फोकस ऑन द बेसिक्स, यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस, बिकॉज इट इज अ रिजल्ट दैट इज फॉलोड बाय प्रोसेस। ठीक है, आप रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं तो प्रोसेस से डेविएट हो जाते हैं। तो यही मेरी लर्निंग थी कि आप फोकस प्रोसेस पे होना चाहिए, बेसिक चीजों को पकड़ के रखना है। तो उससे मैं डिप्रेशन में से थोड़ी कम होने लगी क्योंकि अब मॉक टेस्ट में इंप्रूव होने लगा था, मार्क्स मेंस में अच्छे, आंसर राइटिंग में अच्छे फीडबैक मिलने लगा था, तो लगा कि राइट ट्रैक पे है, क्या इस बार हो जाए। तो वही एक प्रोसेस को फोकस करते हुए मैं आगे बढ़ता था। आप लोग क्या बोल रहे हो भाई? क्यों लिया? सर ये यार, मैं अगेन जब भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होते हो, स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने पहले सोचा कि मैं फिलोसफी लेता हूं। तो मैंने फिलोसफी लिया, 3 दिन पढ़ा तो मैं समझ आ गया कि बहुत गलत चीज है, तो मैंने 3 दिन उसको छोड़ दिया। तो उसके बाद मेरे किसी दोस्त ने बोला कि नहीं, वो मेरे लिए था, वो एक्चुअली वो मुझे चीजें समझ नहीं आ रही थी। स्टार्टिंग में लगा कि मतलब फिलोसफर जैसे बातें करना पसंद है तो ऑप्शनल ले लेते हैं, लेकिन यूपीएससी अलग गेम है। तो फिर मेरे एक दोस्त ने एंथ्रोपोलॉजी ली, तो मैंने उसको पढ़ा, वो भी उसको समझ में आया। उसको लगा कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने बोला कि जीएसआईआर है, इसका काफी ज्यादा कवरेज है जीएस सेक्शन के साथ, आप पढ़ के देखो। उसके बाद मैंने पढ़ा तो मुझे इंटरेस्ट आया, उसका आईआर वाला पार्ट, तो मुझे लगा कि मेरे इंटरेस्ट के साथ लाइन करता है। उसके बाद जीएस का जो काफी ज्यादा पार्ट है उसके साथ कंबाइन मतलब आप लाइन हो जाता है। कितना समय लगा आपको ऑप्शन के बारे में सोचने से लेकर ऑप्शन फाइनलाइज करने में भाई? तो लगभग 3-4 महीने इसमें था कि मतलब आपने थोड़ा देख लेते हैं एंथ्रो या पॉलिटिकल साइंस को सही लेना है, और एक महीना में पढ़ा दोनों को, मैंने रियलाइज किया पॉलिटिकल साइंस में मेरा इंटरेस्ट है, आईआर वाला पार्ट काफी अच्छा लग रहा है, जीएस के साथ कवरेज है, आंसर में अच्छा लिख पा रहा हूं, तो मैंने पीएसआईआर में डिसीजन फाइनल करा। ये पहले अटेम्प्ट तक एकदम क्लियर हो गया था कि हां सर, पहले अटेम्प्ट से लेकर सेकंड अटेम्प्ट तक मैंने पीएसआईआर क्लियर दिया हो गया था? ऐसा लगा कि जब ऐसा था कि दूसरे में मेंस नहीं निकला तब ऐसा लगा कि ऑप्शन सेलेक्ट किया। हां, मेंस निकलने का कारण भी मेरा पीएसआईआर ही था, क्योंकि जीएस में अच्छा मार्क्स और पीएसआईआर में बहुत नहीं ना होने का, पीएसआईआर में सबसे मार्क्स है। सब डाउट लग रहा था डाउट था, लेकिन सर आईडी में जाके मैंने, क्योंकि 3 महीने थे, जैसे मैंने बताया, मैंने जीएस पे ज्यादा फोकस करा था, पीएसआईआर पे मैं फोकस नहीं कर पाया। तो पीएसआईआर पे क्लेम करने के लिए मेरे पे रीजन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा। मैंने प्रिपेयर करके भी मेरे मार्क्स नहीं आए तो शायद मेरा डाउट होता, मुझको पता गलती मेरी है। मुझे थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ पीएसआईआर की वजह से हुआ, तो 300 मार्क्स से तो ऑलरेडी हाईएस्ट सिलेक्टेड लोगों में थर्ड अटेम्प्ट में। तो फिर फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट में पीएसआईआर में फिर मार्क्स थोड़ा ड्रॉप हुआ, और इस साल में मेरा अच्छा स्कोर आ गया, मतलब ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कोई डाउट नहीं आया इसमें पीएसआईआर। बढ़िया। ये लेकर पूछ रहे हैं स्टार्टिंग से पढ़ना सही नहीं रहेगा, थोड़ा 2 या 4 महीने जब जीएस पढ़ लेते हो तो आपको हर ऑप्शन का बेसिक्स क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस था, डायरेक्ट अगर प्लेटो और एरिस्टोटल को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो समझ नहीं आता, उसके लिए जरूरी है कि आप पॉलिटिकल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि आप जीएस के साथ स्टार्ट कर सकते हो 1-2-3 महीना, उसके बाद आप धीरे-धीरे ऑप्शन की तरफ ग्रेजुएट हो सकते हो। चलो जीएस कर लो भाई, उसके बाद कर सकते हैं। हाँ सर, इंटरव्यू में मेरा बहुत ज्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि 4 इंटरव्यू मैंने दिए हैं यूपीएससी में, और 4 में अलग-अलग एक्सपीरियंस रहे। तो पहली चीज तो ये कि जो यूट्यूब पे हमको दिखाया जाता है कि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी किसी दीवार का कलर कौन सा है, या दीवार पे पूछा और आपको अंदर पूछना होता है जिस वीडियो का क्या है वो कितनी है? ऐसा सवाल यूपीएससी में नहीं पूछा जाता। पहली चीज मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, वो एक तरह से इंटरव्यू में नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट है। यूपीएससी को पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, इसमें आपका पर्सनालिटी का टेस्ट है। इंटरव्यू का टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, वो बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। और पर्सनालिटी में वो क्या चेक करते हैं, यूपीएससी के नोटिफिकेशन में वो भी लिखा हुआ है कि आपका जो थॉट्स है उसका बैलेंस होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके प्रति आपकी एम्पैथी होनी चाहिए। तो ये 8 क्वालिटी नोटिफिकेशन में मेंशन है। और जो यूपीएससी में होता है कि वो आपसे एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू है कंट्री के, इंटरनेशनल इशू आपसे डिस्कस करते हैं। इट इज मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन। उस कन्वर्सेशन के माध्यम से वो वैल्यूज जज करते हैं आपकी, कि आप में बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, एम्पैथी है आपके अंदर नहीं है, आप आर्टिकुलेट कैसे कर पा रहे हो। तो ओवरऑल क्या चेक करते हैं आपका? डाटा सर मतलब ऑब्वियसली आप बोल रहे हो, ऑनेस्टी भी एक पैरामीटर है। आप डेटा बोल रहे हो, अगर डाटा दे रहे हो तो उसका आपको जज करना जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं पता, क्योंकि ऑनेस्टी भी उसमें, जैसे मैंने ऑनेस्टी इंडिकेटिव एक पैरामीटर है। आपको नहीं आता तो आप बोलिए नहीं आता, क्योंकि कोई भी मनुष्य को सारा ज्ञान नहीं हो सकता, कि हम सबकी नॉलेज लिमिटेड होती है, उसको एक्सेप्ट करो, वो भी उसे अप्रिशिएट करते हैं। कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस किसी एक इंटरव्यू का? ओके, तो सर जो मैं सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मुझे याद आ रहा है पहले इंटरव्यू में था, क्योंकि आप सोच के आते हो कि काफी ज्यादा सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक टॉपिक पे आपसे पूछा जाएगा। तो आई रिमेंबर जो लास्ट मेंबर थे बोर्ड में 5 लोगों का पैनल होता है, आखिरी में उन्होंने ऐसे रैंडमली मुझसे पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय लव, व्हाट डू यू मीन बाय लव? एंड व्हाट विल यू सी इन अ पर्सन यू लव। और जो प्यार होता है वो दिल से होता है, दिमाग से होता है। वो थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक्सेप्ट नहीं करती, वो ये पूछेंगे। ठीक है, ज्ञान बन करके मजा किया। वो सब सही लगा, वो मैंने बोला। क्या बोला बताओ ना, इनको इंटरेस्टिंग था। सर लव में मैंने ये बोला कि लव सर मतलब लव एक काफी ज्यादा ब्रॉड कांसेप्ट होता है, जिसमें वो आपके माता पिता से भी हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति से भी हो सकता है, प्रकृति से भी हो सकता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है। उसके बहुत सारे डायमेंशंस होती हैं। वो जब मतलब जिस चीज से भी आप अगर प्यार करते हो, लव करते हो, उसके साथ आपको एक पीस वाली चीज अनुभव होती है। तो अगर आपको किसी के साथ रह के वो पीस आपको महसूस हो, तो वही मेरे लिए प्यार मतलब। बहुत बेहतरीन आंसर दिया भाई। तो वो मतलब एकदम से मतलब 2 दिमाग पे क्लिक करा, समझ में आ जाता है, शायद मैं अप्रिशिएट भी कर रहा था उसको। उसके बाद नंबर कितने थे? नंबर तो सर तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट है। जो शुरू के 2 या 3 इंटरव्यू मैंने दिए, उसमें मुझे लगता है कि नॉलेज गैदर कर रहा था। मैं नॉलेज के पीछे भाग रहा था कि जैसे मेंस में आप नॉलेज गैदर कर रहे हो, लेकिन इस बार मैंने नॉलेज पे फोकस ना करके पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट है कि कैसे बैलेंस आंसर देना है, कैसे मतलब नहीं आता तो आप बोलते आई डोंट नो। आई रिमेंबर कि जब मुझसे 5 या 6 क्वेश्चन के बाद मैंने आई डोंट नो सीरियसली बोला था बोर्ड को, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विस में था, वो भी एक फैक्टर आपके साथ आ जाता है, आपके फेवर में रहता है। तो चलिए मतलब नॉलेज पे ध्यान देते हैं, पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट पे ध्यान देते हैं। सर्विस में इंटरव्यू देना फेवर में होता है या कहीं ना कहीं बार बोर्ड थोड़ा सा अगेंस्ट भी हो जाता है कोई पर्टिकुलर मेंबर, इस चीज को रिमाइंड करते हैं कि यार ऑलरेडी दे आर वेस्टिंग ईयर्स, वेस्टिंग सी समथिंग लाइक दैट।
सर बोर्ड तो मुझे मेरे को नहीं लगता कि वैसे सोचता है कि ये सीट वेस्ट करेगा क्या करेगा, लेकिन ये होता है कि जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू देते हो तो जितने कैंडिडेट आते हैं सबके लिए बेंचमार्क अलग अलग होता है। कोई फ्रेशर है, ठीक है, जो काफी ग्रामीण एरिया से आता है, उसका एक्सपेक्टेशन अलग है। जो इंसान आईआईटी आईएम से आता है उसके लिए एक्सपेक्टेशन अलग है। जो ऑलरेडी सर्विस से आ रहा है उसके लिए एक्सपेक्टेशन अलग है। तो सर्विस में होते हुए आपको कॉन्फिडेंस आपके साथ आप इंक्रीज होता है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। उनको लगता है कि 2 बार इसने बोर्ड को फेस करा है, मैच्योरिटी, क्योंकि आपकी एज बढ़ती है इसमें से, तो एज के साथ में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैच्योरिटी होगी, आंसर में मैच्योरिटी होनी चाहिए, जो शायद 21 या 22 साल के व्यक्ति से उतनी एक्सपेक्ट ना करें। तो सबके लिए बेंचमार्क अलग अलग होते हैं, सब इंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहाँ से आते हो आप प्रॉपर जर्नलिस्ट से? बढ़िया, एक बच्चों को आपके सवाल यार मैं बता दूं ना कि साथ शुरू किए यार मुझे पता तो फर्स्ट टाइम में लेकिन वो कितना बार आप रिवाइज करेंगे, जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उसी से, क्योंकि कोई मतलब ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो मैंने खाया है कि आपको बोर्ड के लिए कुछ याद रहेगा, ये आपको बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, आप नहीं रिवाइज करेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। इनको लग रहा है कि नोट एग्जाम में से याद करेंगे। हां, बेटा किसी का एग्जाम हो क्लास में नहीं क्या बनाना याद कर लोगे। करंट अफेयर की स्ट्रेटजी बताएं। तो करंट अफेयर्स के लिए सर पहली चीज तो ये है कि आपने न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर पढ़ना है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। दूसरा जो मैं करता था कि जो ओनली ऐसे यूट्यूब चैनल था, उसपे सुमित सर एडिटोरियल डिस्कशन और प्रीलिम्स कुछ डिस्कशन आता था, उसको मैं काफी अच्छे से डेली मतलब खाना खाते हुए सुनने से पहले आप सुन सकते हो। 2x की स्पीड में मैं सुनता था, और बाद में आपका मतलब प्रीलिम्स से पहले जो आपकी कंपाइल्ड मैगजीन्स आ जाती हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, उससे मैं रिवाइज कर लेता था। तो ये 3 स्टेज पे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, शाम को आपने वीडियोस देख ली और पेपर से मैंने मैगजीन्स से रिवाइज कर लिया। यही करते थे। सुमित से बात की सिलेक्शन के बाद आज तक मतलब पहला कॉल मैंने उनको करा था सिलेक्शन, अभी भी 2020 में भी, क्योंकि 2017 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट पहली की। बार सिलेक्ट कॉल किया। हाँ, ये था कि सर मतलब जब मिस्टर कही था 2017 की बात है, वो स्टार्टिंग हुआ होगा, तो 17 से लेकर मतलब 21 22 23 तक मैंने उनको रेगुलरली सुना है। तो पहला जो मेल मैंने करा था, जब तक तो सर का नंबर नहीं था, क्योंकि मतलब कॉमन स्टूडेंट का नाम ही था, तो मैंने मेल लिखा हुआ है इसको अपने से कि सुमित सर को कैसे सिलेक्शन हो गया, और अपने मतलब काफी ज्यादा थैंकफुल आपके लिए। तो फिर मुझे सर का नंबर मिला, उसके बाद इस बार भी मैंने सर को आईपीएस में हुआ था तो सर को कॉल करा था, और इस बार सर का खुद आ गया था। तो ये है सर। स्ट्रेटजी कई बार आपको रास्ते में खुद से फिगर आउट करनी पड़ती है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। दूसरी स्ट्रेटजी आपके पीछे पड़ जाए जरूरी हो सकता है आपकी कोई स्ट्रेटजी आप बताओ, तो करना आपको फायदा करता है। 4-5 लोगों की बातें सुनना, फिर उसके हिसाब से सोचना कि हाँ, इससे नेक्स्ट स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि नहीं, रिलेटेड कहानी सुनना, इससे फायदा तो होता है।